हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि अकाउंटिंग की हम लोग पहली एक वीडियो डाल चुके हैं जिसमें आप लोगों ने आई थिंक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस सीख लिया होगा। और बुक कीपिंग, मेनली बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का जो डिफरेंस है, तो मेनली मेरे ख्याल से अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग होती क्या है। लेकिन आज का जो चैप्टर हम करने वाले हैं सेकेंड, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर हम जैसे किसी भी चीज़ को, इंग्लिश को सीखना है जैसे हमने, तो ABCD सीखनी पड़ती है उसकी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि अकाउंट्स में डेली यूज़ में आते हैं, बट हम उनके बारे में हमको नहीं पता। जैसे सपोज मैं एक टर्म बोलता हूँ कैपिटल, आपको नहीं पता होगा क्या मतलब है इसका। एसेट्स, ठीक है नहीं, तो ये दीज आर द टर्म्स जो कि अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं हम लोग, और इसको हमारे लिए सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं कि ये क्या टर्म्स होते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कि मेरी वीडियोस रेगुलर आपको मिलती रहे, क्योंकि ये कॉमर्स का एक्सक्लूसिव चैनल है, ओनली फॉर योर हेल्प। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है क्या, इसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या है। The basic accounting terms which are daily used in the business, ये वो terms हैं जो कि daily use होते हैं बिजनेस में। It is essential to understand these terms, क्योंकि अगर हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमको ये टर्म्स पता होने चाहिए, क्योंकि नहीं तो कोई सामने हमारे बोलेगा तो हम एक लेमैन की तरह खड़े रहेंगे वहाँ पे। तो these terms are called the accounting terminology, तो उनको ही हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 26 टर्म्स हैं आपकी बुक्स में, तो वो सारे के सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो है हमारा, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब किसी भी काम का होना या ना होना, और बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस के ट्रांजैक्शन का होना। तो ये क्या है बेसिकली देखते हैं। ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो कि मनी से रिलेटेड होता है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई गुड्स सेल किया बिजनेस में, तो क्या हुआ, हमारे पास में पैसा आया। हमने कोई गुड्स परचेज किया, तो परचेज किया होगा तो पैसा दिया होगा उसको, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कम हो रही, कैश आ रहा है और कैश जा रहा है हमारे पास। ये एक एग्जांपल है आपके लिए। तो इसके फीचर्स क्या क्या, इसको और डिटेल में देखते हैं। फिलहाल इतना कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करेगा, वो बिजनेस। थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज और सोल्ड। जैसा कि मैंने आपको ये एग्जांपल तो मैंने दे दिया आपको, गुड्स परचेज और सोल्ड। सैलरी पेड, आपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे करी, आपने बैंक का इंटरेस्ट पे किया, इन सब में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, आपका पैसा जा रहा है। बट सोशल एक्टिविटीज आर नॉट कंसीडर्ड एज ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल गिफ्ट परचेज फॉर हिज फ्रेंड्स। अगर आपने सोशल ट्रांजैक्शन के लिए कोई काम किया है, अपने घर में आपका कोई फ्रेंड है, उसका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उसके लिए अगर आप कोई गिफ्ट खरीद रहे हो, तो वो बिजनेस का पार्ट नहीं माना जाएगा, वो आपका पर्सनल इशू है, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। कहने का मतलब है कि कोई भी आपका पर्सनल ट्रांजैक्शन जो है, वो जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो बिजनेस का पार्ट नहीं है। नंबर एक बात, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सोशल एक्टिविटी जो है वो इसका पार्ट नहीं है। इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल आर दोज विच इन विच द इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिटवीन द टू इंडिपेंडेंट जो हमारी बिजनेस एंटिटीज है। यानी कि सपोज अगर मैं कोई गुड्स सेल करता हूँ, तो जब मैं किसी गुड्स को सेल करूँगा तो मैं किसी बाहर के आदमी को करूँगा ना, बिजनेस में ही थोड़ी करूँगा। तो एक दो इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज आई, एक परचेज, एक ने सेल किया, एक ने परचेज किया। अब सपोज मैं परचेज करता हूँ, तब भी मैं बाहर से गुड्स को परचेज करूँगा, तो दो इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज वहाँ पे आ रही है। तो कोई भी बिजनेस के अंदर इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, दो एक्सटर्नल और इंटरनल होंगे। तो एक्सटर्नल कौन है, जो बाहर से डीलिंग हो रही है, और इंटरनल कैसे होगा, ये इंटरनल ट्रांजैक्शंस होता है जबकि बिजनेस में ही टेक्स प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट्स। आपके पास कोई फिक्स्ड एसेट्स है, सपोज आपके पास बिल्डिंग है, सपोज आपके पास कार है,
या कोई भी कंप्यूटर्स हैं, उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो यानी कि वो आपके बिजनेस से ही रिलेटेड है अंदर, इसमें कोई बाहर की पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो वो इंटरनल ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो दो तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं, एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। आई थिंक समझ आ रहे होंगे। और इट रिजल्ट इन द चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, ये तो हम कर ही चुके हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी, आए तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। अगर आप डेप्रिसिएशन लगाते हो तब भी आपका फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता है और कम हो जाता है। तो ऑल दिस कम्स अंडर बिजनेस ट्रांजेक्शन। लास्ट है चेंज शुड बी एक्सप्रेसेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा हो जिसको आप मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सको, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, आग लग गई, इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो कि मुझे कितना नुकसान हुआ, मुझे 1 लाख का नुकसान हुआ, मुझे 50,000 का नुकसान हुआ, मेरा 40,000 का कैश चला गया चोरी में। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन एन एफिशिएंट मैनेजर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, लेकिन अगर आपका कोई अच्छा मैनेजर, अच्छा कोई काम करने वाला चला जाता है, तो जब वो चला जाता है वो भी तो लॉस है, लेकिन उसको मनी में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो तो आपकी एक फीलिंग है उसके लिए। तो हमें ऐसे ट्रांजेक्शन्स की कोई एंट्री नहीं होती है वहाँ पे, रिटायर हो गया, वो चला गया। बट ऐसे ट्रांजेक्शन जो इस तरीके के लॉसेस हैं जो कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, वही आते हैं इसके अंदर। तो आई थिंक इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ये नोट कर लीजिए सारा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिजनेस ट्रांजेक्शन ही मेन है हमारा। फिर इसके बाद हम एक एक टर्म्स को और लेके चलते हैं धीरे धीरे। तो पहला इसको नोट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म की तरफ, दैट इज इवेंट्स। इवेंट्स क्या, देखो डेफिनेशन तो एक लाइन की है इसकी, एन इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ कंसिक्वेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, सपोज हमने सेल किया या परचेज किया, उसका जो इफेक्ट है दैट इज द बेसिकली इवेंट। कैसे हम, मैं सपोज आपको 3-4 ट्रांजैक्शंस के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इसको समझो। एक एग्जांपल है, इससे आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। सपोज हमने इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में 5 लाख रुपए, ध्यान रखते हुए चलना, नहीं तो सब आगे पीछे हो जाएगा। 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, उस 5 लाख रुपए में से हमने गुड्स परचेज कर लिया 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का हमने गुड्स परचेज कर लिया। उस गुड्स में से हमने 3/4 गुड्स जो था वो सेल कर दिया 3,80,000 का, और रेंट जहां पे मेरी शॉप थी या जो भी था, रेंट पेड किया मैंने 20,000 रुपए का। अब देखो इन 4 ट्रांजैक्शन से कितने सारे इवेंट्स यानी कि कितने सारे कंसिक्वेंसेस आ रहे हैं। सबसे पहले हम अपना निकालेंगे प्रॉफिट। पहला कैसे निकला प्रॉफिट, मेरी सेल हुई 3,80,000 की, मेरी सेल हुई, परचेज की मैंने 3 लाख रुपए की। अब आप कहोगे ये परचेज तो 4 लाख की है आपकी, मैंने 3/4 गुड्स जो है सेल किया, तो मैं 3/4 ही यहाँ पे परचेज लेके चलूंगा, क्योंकि बाकी तो मेरे पास स्टॉक बचा हुआ होगा। तो ये बचा आपका 80,000। 80,000 में से जो मेरा ये बेसिकली क्या था, ये 80,000 सेल माइनस परचेज मेरा प्रॉफिट था। तो इस प्रॉफिट में से मैंने रेंट भी तो दिया है ना, रेंट का खर्चा भी माइनस किया, तो एक्चुअल प्रॉफिट मेरा आया 60,000 रुपए निकल के। यानी कि आप देखो एक प्रॉफिट कैसे निकाला हमने, सेल माइनस परचेज माइनस खर्चे, तो एक इवेंट निकल के आ गई मेरी जो है कि ये मेरा प्रॉफिट आया 60,000 रुपए। सेकेंडली स्टॉक देखा मैंने कैसे निकला मेरा, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसका 3/4 ही तो बेचा है ना अभी हमने, तो 1/4 बचा हुआ है हमारे पास में, तो ये दूसरा रिजल्ट निकल के आया, ये दूसरा रिजल्ट आया हमारे पास। तीसरा रिजल्ट मैंने चेक किया कि मेरे पास में कैपिटल कितनी है, तो कैपिटल मेरे पास में कितनी है, 5 लाख रुपए से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, और 60,000 रुपए का ये प्रॉफिट और मेरा बढ़ गई कैपिटल, तो मेरा कैपिटल हो गई मेरी 5,60,000 रुपए। सेम में मैंने कैश का बैलेंस देखा, अपना कैश कितना है मेरे पास में, मैंने बिजनेस शुरू किया था 5 लाख रुपए से, वो मेरे पास था। इसके बाद में सेल्स हुई मेरी 3,80,000 की, वो मेरे पास पैसा आया, तो टोटल हो गया मेरे पास में 8,80,000। एंड परचेज हो गया, परचेज किया था मैंने 4 लाख रुपए का माल, वो मेरा चला गया, 20,000 रुपए मैंने रेंट के दिए, वो चले गए। तो आज की डेट में मेरे पास में 4,60,000 रुपए हैं। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, जब आप धीरे धीरे इसी तरीके के अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करोगे, तो ये आप डे टू डे बेसिस पे जब रोज करोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। फिलहाल अभी आप बस एक रफ आइडिया ले लो कि एन इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ द कंसिक्वेंस ऑफ एन ट्रांजैक्शन। तो
इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट अकाउंट है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल है, वो सारे आज मुझे इसी वीडियो में क्लियर करने हैं आपको, जितने भी मेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड अकाउंटिंग टर्म की तरफ, दैट इज अकाउंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, आप समझ लो सारी की सारी अकाउंटिंग भी तो अकाउंट वर्ड आ रहा है उसमें, तो सारी की सारी अकाउंटिंग इसी के आसपास है। एंड अकाउंट इज द रिजल्ट ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं सब एक ही जगह पे लिखना, एक ही जगह पे। सपोज कैश है एक एग्जांपल के लिए, अब कैश के तो कितने ही ट्रांजैक्शंस दिन भर में होते हैं, कहाँ से कैश आता है, कितने ही लोगों को कैश पे किया जाता है, सैलरी दी जाती है, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कितना कैश मेरे पास में हर समय पे है। या परचेज है, दिन में 10 बार परचेज हुई, 10 बार सेल्स हुई, तो एट द एंड ऑफ द मंथ या ईयर मुझे कैसे पता चलेगा मेरी सारी टोटल परचेज कितनी है, सारी सेल्स कितनी, जब तक मैं उसको एक जगह पे नहीं लिखूंगा। तो ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। सपोज ये देखो आप कैपिटल अकाउंट है, ये राम का अकाउंट है, इसमें राम से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे। ये कैश है, इसमें कैश से रिलेटेड, मशीन से। इसी तरीके से बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स यूज हो रहे हैं उन सब की इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे लिखी जाती है, उसी को हम अकाउंट्स बोलते हैं। कीपिंग रिकॉर्ड, द प्लेस वेयर वी कीप ऑल द रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड अकाउंट। यहाँ पे उनके इकट्ठे रिकॉर्ड रखेंगे। यहाँ पे केवल कैपिटल से रिलेटेड ही आपको सब कुछ मिलेगा, यहाँ पर राम से रिलेटेड ही सब कुछ मिलेगा, यहाँ कैश से रिलेटेड ही, मशीन से रिलेटेड, सो दैट कि आपको हर चीज का एट द एंड ऑफ मंथ या ईयर बैलेंस पता, जो कि मेन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का, कि मुझे राम से कितने रुपए लेने हैं, या मेरा बिजनेस में कितना रुपया इन्वेस्ट हुआ हुआ है, या मेरे पास में कितना कैश है, या मेरे पास में मशीनरी का जो बैलेंस है वो कितना है। मेन तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है ना, हर चीज का मुझे बैलेंस पता हो। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स, इसकी 2 साइड्स होती हैं हर एक की, चाहे कोई भी अकाउंट हो। एक होती है डेबिट, एक होती है क्रेडिट। डेबिट को शॉर्ट में हम डीआर और क्रेडिट को हम सीआर में लिखते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड टी शेप्ड अकाउंट। ये टी शेप्ड अकाउंट भी बोले जाते हैं। अगर आप इसकी शेप देखो तो दैट इज लाइक इंग्लिश में जैसे टी होता है, टी, तो ये टी शेप्ड अकाउंट्स भी इसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये कि इन शॉर्ट अगर हम बोले तो और किसी भी बिजनेस के एक पर्टिकुलर पर्सन या आइटम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एक जगह पर रखना ही अकाउंटिंग है। तो फटाफट इसको नोट करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट कैपिटल की तरफ एंड ड्राइंग्स की तरफ और टर्म की तरफ, दैट इज कैपिटल एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, ये दो अभी मैं आपको और क्लियर करने वाला हूँ। तो कैपिटल इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। जो भी मालिक है, सपोज मैं मालिक हूँ, आप मालिक हो, कोई भी मालिक है, उसने जो भी पैसा लगाया, कुछ ना कुछ तो उसने पैसा लगाया होगा ना बिजनेस शुरू करते समय, उसको हम क्या नाम देंगे आज से हम उसको कैपिटल का नाम देंगे। हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। क्योंकि अब हमें समझ में आ गया प्रोप्राइटर कौन है, जिसका भी बिजनेस है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटर, मालिक जो है, ऑनर ऑफ द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड द प्रोप्राइटर। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आप बस अपने दिमाग में डालते जाइए और मैं भी बार बार रिपीट करूंगा सो दैट कि आपको याद रहे। तो कैपिटल जो अमाउंट इन्वेस्ट किए, यानी कि जिससे उसने बिजनेस शुरू किया, किसने? प्रोप्राइटर ने। प्रोप्राइटर कौन है? मालिक। अमाउंट में भी इन कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, एसेट्स भी हो सकती है। हो सकता है उसने पैसा लगाया हो, थोड़ा सा उसने अपने पास से गुड्स भी लगाया हो उसके पास जो है, या फिर उसने एसेट्स भी लगाई हो, यानी कि जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, ये सब चीजें भी एसेट्स में आती है। तो इसको लगा के फॉर द फर्म इट इज एन लायबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है नोट, इसको आप याद कर लीजिए कि कैपिटल एक लायबिलिटी होता है बिजनेस के लिए। क्यों होता है? रीजन इज दैट बिकॉज प्रोप्राइटर इज सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। जो मालिक है, सपोज मैं मालिक हूँ और मैंने बिजनेस शुरू किया, कोई भी फर्म खोली मैंने, XYZ एंटरप्राइजेस, ठीक है, और आई एम द ऑनर, मैं ऑनर हूँ, लेकिन बिजनेस मेरे को अपने से अलग ट्रीट करेगा। अगर मैं कोई चीज निकालूंगा बिना बिजनेस में या बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो उसकी वहां प्रॉपर एंट्री की जाएगी। जो भी मैं इन्वेस्ट करूंगा उसको कैपिटल ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि बिजनेस ये मानता है कि मेरी ये लायबिलिटी है कि मैं इस पर्सन ने मेरे अंदर इतना पैसा लगाया तो मैं इसको रिटर्न करूं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए आप ये बात। अगले चैप्टर में इसके ऊपर पूरी एक कॉन्सेप्ट भी है। फिलहाल आप ये याद रखिए कि ये
कैपिटल इज एन लायबिलिटी जो कि बिजनेस को प्रोप्राइटर से अलग ट्रीट किया जाता है। कैपिटल का एक फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। सपोज ये हमारे पास में एसेट्स हैं, कैश है, मशीनरी है, स्टॉक है, डेब्टर्स है, इन सबको अगर आप ऐड करो ये हमारी लायबिलिटी है, इसमें से माइनस करोगे तो आपकी कैपिटल निकल के आ जाती है। अभी इनके बारे में थोड़ा आपको नहीं पता है क्योंकि अभी हम एक एक टर्म्स लेके चल रहे हैं, तो आगे फिलहाल आप फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। सारी एसेट्स जोड़ दो, इसको कुछ और नाम भी दिए गए, कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड ऑनर्स इक्विटी, इसको ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं, इसको नेट वर्थ भी बोलते हैं, इसको नेट एसेट्स भी बोलते हैं। तो इनको इन सब नामों से भी बुलाया जाता है कैपिटल को, तो आप इसको बहुत याद रखिएगा। कैपिटल पैसा इन्वेस्ट किया है जो मालिक ने वो, और मालिक का पैसा ये जो है लायबिलिटी होता है, ऑनर्स का प्रोप्राइटर का बिजनेस ये मान के चलता है कि उसको ये पैसा आगे चल के वापस करना है, रिटर्न करना है। एंड कैपिटल के अदर्स नेम होगा ऑनर्स इक्विटी, नेट वर्थ एंड नेट। अब एक लास्ट यहाँ पे हम और लेके चलते हैं, इस वीडियो को फिर एंड करते हैं, बाकी के टर्म्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या है? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय द ऑनर। अगर कोई ऑनर कोई कैश निकालता है वहां से या गुड्स निकालता है तो फॉर पर्सनल यूज, और वो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, अपने घर लेके जा रहा है या अपना कहीं पे किसी को दे रहा है, पर्सनल यूज कर रहा है, ना कि बिजनेस के लिए। और एनी प्राइवेट पेमेंट, या कोई प्राइवेट बिजली, घर की बिजली का बिल पे करता है, घर के टेलीफोन का बिल पे करता है, रिचार्ज पे करता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। ये सारे के सारे ड्राइंग्स होते हैं। कैपिटल वो है जो वो पैसा बिजनेस में लगा रहा है, ड्राइंग्स वो है जो वो बिजनेस से पैसा निकाल रहा है लेकिन पर्सनल यूज के लिए। अगर बिजनेस के लिए निकाल रहा है तो वो ड्राइंग्स नहीं है। आप ध्यान रखो, अगर सपोज वो 1 लाख रुपए का माल खरीदता है, गुड्स खरीदता है, गुड्स खरीदने के लिए पैसा निकाल रहा है तो वो ड्राइंग्स नहीं है। लेकिन वही पैसा अगर वो घर में निकाल रहा है किसी काम के लिए, घर का किराया दे रहा है या घर का बिल दे रहा है या घर के सिलेंडर के पैसे दे रहा है या बच्चों की फीस दे रहा है घर की, वो सारे के सारे ड्राइंग्स में आएंगे, चाहे वो उसने बिजनेस से निकाला है, उसको एक उसकी वहां पे एक एंट्री करनी ही पड़ेगी, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज प्रोप्राइटर इज सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। ये नोट आपने भूलना नहीं है, एंड तक मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये भूल जाएगा तो आप कंफ्यूज रहोगे। कैपिटल प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए फटाफट, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग बाकी के टर्म्स के साथ में। और अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा, और इसके अलावा जो है जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।